टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिज्म इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स। पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स में जब कम्युनिज्म या सोशलिज्म को रिप्लेस करके जो नया एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, डेमोक्रेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, और सोशलिज्म की जगह कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस करने का जो फिनोमिनन था उस पर हम बात करेंगे कि वो क्या था, उसको क्या नाम दिया गया। तो उसी पे ये टॉपिक है जिसको हम कहते हैं शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी क्या है? द collapse of communism in Eastern Europe and Soviet states was followed by introduction of democratic capitalist system under the influence of IMF and World Bank. सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से जो 15 स्टेट्स अलग हो गए थे, 15 रियासतें वो आज़ाद हो गई थी, उसमें फिर इन कम्युनिस्ट जो कि पहले कम्युनिस्ट स्टेट्स रही थी या जिसको हम सोशलिस्ट स्टेट्स कहते हैं, फिर उस सोशलिज्म को रिप्लेस किया गया था एक नए इकोनॉमिक सिस्टम से और नए पॉलिटिकल सिस्टम से, डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड कैपिटलिज्म। सोशलिज्म को कैपिटलिज्म ने रिप्लेस किया था, और इस सारे रिप्लेसमेंट को जो मॉनिटर किया था या किसके सरपरस्ती में किया गया था, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। मतलब जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड के, इस पर हमने पहले भी बात की थी जब हम न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे, तो वही इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो थे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, उनकी जेर निगरानी, और ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी या वेस्ट ब्लॉक जो था उनकी निगरानी में, ये जो इस इन पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स में एक नया इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको हम कहते हैं शॉक थेरेपी। दिस ट्रांजिशन कैम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी। तो ये है शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी से क्या क्या तब्दीलियां आई इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स में, इन नौ आजाद जो रियासतें, ये जो सेकंड वर्ल्ड के डिसइंटीग्रेशन से खत्म होने से जो एक जी रियासतें नहीं जो है आजाद हो गई थी, सोवियत यूनियन से अलग हो गई, तो इन रियासतों में, इन स्टेट्स में क्या क्या तब्दीलियां आई इस शॉक थेरेपी से, इस नए एक निजाम से, नए इकोनॉमिक सिस्टम से। इससे क्या हुआ कि शॉक थेरेपी रिक्वायर्ड दीज कंट्रीज टू मेक ए टोटल शिफ्ट फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। शॉक थेरेपी से ये जरूरत थी कि इस इन कंट्रीज में एक जो वहां पे पहले निजाम था, सोशलिज्म का निजाम था, उस निजाम को कंप्लीटली रिप्लेस किया गया विद कैपिटलिज्म। उससे ये हुआ कि उस सोशलिस्ट निजाम में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स थे उनको रूट आउट, उनको निकाल दिया, जड़ से उखाड़ दिया गया, रूटिंग आउट ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ सोवियत पीरियड। सोवियत पीरियड के दौर में जो वहां पे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे, इकोनॉमिक सिस्टम था, एक एक तरीका था, उस सब को बिल्कुल बदल दिया गया, बिल्कुल रिप्लेस किया गया। किससे? कैपिटलिस्ट सिस्टम से। वहां पे पहले जो कलेक्टिव फार्मिंग हुआ करती थी उसको रिप्लेस किया गया था प्राइवेट ओनरशिप से। पहले वहां पे जो सोशलिज्म को हम कहते हैं, सोशलिज्म का मतलब होता है स्टेट कंट्रोल ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उस स्टेट कंट्रोल को रिप्लेस किया गया विद प्राइवेट ओनरशिप। अब प्राइवेट हैंड्स में मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को दे वेर गिवन इन प्राइवेट हैंड्स, दे वेर सोल्ड टू प्राइवेट ओनर्स। तो मतलब यह है कि स्टेट एसेट्स जो थे, स्टेट के जो मुल्क के जो रिसोर्सेज थे, एसेट्स जो थे, उनको प्राइवेटाइज किया गया, उनको प्राइवेट हैंड्स में फरोख्त किया गया, प्राइवेट ओनर्स को वो बेच दी गई। ये शॉक थेरेपी कैपिटलिस्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये चीजें वहां पे जरूरी थी। तो पूरा जो पुराना सिस्टम था उसको रिप्लेस किया गया। जैसे कलेक्टिव फार्मिंग वाज टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग। पहले कलेक्टिव फार्मिंग होती थी, पहले स्टेट की सरपरस्ती में पूरी फार्मिंग होती थी, तो उसको हम कलेक्टिव फार्मिंग कहते थे। तो जब स्टेट के कंट्रोल में इकोनॉमिक सिस्टम को रिप्लेस किया गया, स्टेट कंट्रोल से उसको निकाल के उसको प्राइवेट हैंड्स में भेज दिया गया, तो उससे एक तो इंडस्ट्रीज वगैरह वो भी स्टेट कंट्रोल से हटा के उनको प्राइवेटाइज किया गया। उसी तरह से जो कलेक्टिव फार्मिंग होती थी, जो एग्रीकल्चर जो होता था वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था, उसको भी प्राइवेटाइज किया गया। तो दीज वेर द इम्पोर्टेंट चेंजेस डन बिकॉज ऑफ शॉक थेरेपी। तो इन सारी तब्दीलियों से क्या नतीजा निकला? तो वो नताइज क्या थे, उसको हम कहेंगे इफेक्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के क्या नताइज निकले? देखिए, शॉक थेरेपी डिड नॉट प्रूव टू बी ए फ्रूटफुल ट्रांजिशन। ये कोई सूदमंद नतीजा इससे नहीं निकला, इससे इसके नताइज जो थे वो सूदमंद नहीं थे, वो फायदेमंद नहीं थे। उसके असरात बेहतर होने के बजाय वो बदतर हुए। तो क्या असरात थे? नंबर वन,
It led to collapse of state controlled industrial complex, जो हमने पहले ही कहा, जो स्टेट के जेर निगरानी या जेर सरपरस्ती या स्टेट के कंट्रोल में जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम था, पूरा सेक्टर वो स्टेट के कंट्रोल में था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, ये पूरा निजाम ही तहस नहस हो गया, वो कोलैप्स हो गया। तो जो स्टेट की, जो गवर्नमेंट की या पब्लिक सेक्टर जिसको हम कहते हैं, उसकी जो इंडस्ट्रीज थी, अच्छी खासी वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी, उनको क्या किया गया? वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर डीवैल्यूड, उनकी कीमतें कम की गई, उनको डीवैल्यू किया गया और उनको सस्ते दामों फरोख्त किया गया, उनको ऑक्शन किया गया और वो प्राइवेट ओनर्स को वो बेच दी गई। They were sold at throwaway prices. Throwaway prices होता है कि बिल्कुल जो उनकी वैल्यू थी उससे बहुत ही कम कीमतों में उनको फरोख्त किया गया। ये वजह है कि उनको थ्रोअवे प्राइसेस में क्यों बेच दिया गया। देखिए, ये दिस ऑल वाज डन इन ए हेस्टी मैनर, इसमें बहुत जल्दबाजी से काम लिया गया। इसलिए जब भी कोई चीज जो है जल्दबाजी में बेची जाती है, ये इकोनॉमिक सिस्टम में जो होता है, जब किसी कंपनी के शेयर्स कैसे गिर जाते हैं, जब उसमें ये होता है कि जब किसी कंपनी के शेयर्स जल्दी जल्दी बेच दिए जाते हैं, तो उससे ये होता है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है शेयर्स की, डिमांड उतनी नहीं है, उससे ये होता है कि उसकी प्राइसेस जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पे भी हो गया, जब एक साथ में अचानक से आप एक सिस्टम को रिप्लेस कर रहे हैं, तो उससे ये कि उसकी जो वैल्यू थी आम दिनों में, जो उसकी वैल्यू थी, वो वैल्यू बिल्कुल घट गई और बिल्कुल ही सस्ते दामों में इन इंडस्ट्रीज को प्राइवेट ओनर्स को बेच दी गई, फरोख्त की गई। इसीलिए यहाँ पे ये बात है कि वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वे डीवैल्यूड, उनको उनकी कीमतें घट गई इंडस्ट्रीज की और उनको सस्ते दामों बेच दिया गया। नेक्स्ट क्या है इसमें? ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस। जाहिर सी बात है, पहले जो एक स्टेट कंट्रोल्ड ट्रेडिंग सिस्टम था, पूरा जो एक निजाम था, वो अचानक से आप उखाड़ देते हैं, तो वो नया सिस्टम एस्टैब्लिश होने में थोड़ा वक्त लगता है, उसको अपनी जगह बनाने में वक्त लगता है। इसका मतलब ये है कि आपने जो पुराना सिस्टम है उसको ऑल ऑफ ए सडन आपने उसको उठा के फेंक दिया और उसकी जगह पे उसके पास कोई दूसरा, आपके पास अल्टरनेटिव, द अदर चॉइस आपके पास नहीं थी। उससे ये हुआ कि बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो गई। डिसइंटीग्रेशन ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग लेफ्ट पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी। जिस तरह से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो इंडस्ट्रीज थी, उनको जब अचानक से आप बेच रहे हैं, तो उससे ये हुआ कि उनकी वैल्यू घट गई, उनके आप एक सिस्टम को अचानक से बेच रहे हैं, उससे एक उसकी वैल्यू नहीं हुई। इसी तरह से ये हुआ कि एक कलेक्टिव फार्मिंग का एक निजाम था, वो कलेक्टिव फार्मिंग आपने अचानक से उसको बेच दिया, उससे ये भी हुआ कि फूड प्रॉब्लम्स भी होने लगी लोगों को, फूड सिक्योरिटी के इश्यूज जो है वो पैदा होने लगे। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। इसी तरह से वैल्यू ऑफ रूबल, रूबल जो करेंसी थी सोवियत यूनियन की, अब वो चूंकि अलग अलग हो गए, तो उससे ये भी हुआ कि इस रूबल, एक करेंसी, जो एक मुल्क की करेंसी, वो इतनी स्ट्रांग होती है, जितना मुल्क का पावर जितना जितना पावरफुल मुल्क होगा, उतनी ज्यादा उसकी करेंसी भी स्ट्रांग होगी। अब जब मुल्क जो है वो एक सिस्टम जो था सोवियत यूनियन, वो बिल्कुल तबाही का शिकार हो गया, उससे उसकी करेंसी पे भी बहुत ज्यादा मनफी असरात पड़े, नेगेटिव असरात पड़े। उससे क्या असरात, नेगेटिव असरात कैसे पड़ते हैं? एक करेंसी की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसी तरह से रूबल की जो वैल्यू थी वो इट प्लमेटेड डाउन। इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा गिर गई। जब कोई चीज बहुत ज्यादा गिर जाती है उसको हम कहते हैं प्लमेट होना, फॉल होना, बहुत ज्यादा अचानक से फॉल होगी, उसकी वैल्यू खत्म होगी। उससे ये हुआ कि लोगों ने जो अपनी लोगों की जो सेविंग्स थी, वो सेविंग्स उनकी सेविंग्स सारी जो है वो दे लॉस्ट दैट सेविंग, क्योंकि जब वैल्यू करेंसी की कम हो गई, उससे हो गया कि कीमतों में इजाफा हो गया। कीमतें जब बढ़ जाती हैं, उससे ही होता है कि लोगों ने जो जमा पूंजी रखी थी उसकी वैल्यू भी खत्म होगी, तो उसी हिसाब से ये कि उनकी सेविंग्स भी वो जाया होगी, वो दे लॉस्ट देयर सेविंग्स। तो इसका मतलब है कि आम लोगों को भी इन चीजों का, जो ये सिस्टम नया जो एस्टेब्लिश किया जा रहा था, उस नया एक शॉक थेरेपी के जो है असरात बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे उसके। विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन पॉवर्टी। वहां पे जो पहले जो सिस्टम था, उसमें जो बेसिक नेसेसिटीज जो थी, इंसान की जो बुनियादी जिंदगी की जरूरियात जो थी, उनको हम कहते हैं बेसिक नेसेसिटीज। रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन वगैरह, दीज आर द बेसिक नीड्स। इन बेसिक नीड्स को गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया था, इनको कम कीमतों पे वो ये सहूलियात फराहम करते थे। लेकिन अब जब गवर्नमेंट, वो सिस्टम ही नहीं रहा, वो कम्युनिस्ट सिस्टम ही खत्म हो गया, इससे ये हुआ कि
ये सारी सब्सिडीज जो गवर्नमेंट पहले दे रहा था वो सारी सब्सिडीज भी अचानक से खत्म हो गई। उससे ये हुआ कि जिन लोगों को इन सब्सिडीज का फायदा मिल रहा था उससे ये था कि उनकी इकोनॉमिक्स जो सिचुएशन थी वो बेहतर थी। लेकिन जब इन सब्सिडीज को खत्म किया गया उससे ये हो गया कि उनको जो बुनियादी जरूरियात सस्ते दामों में मिल रही थी वो अचानक से उनकी कॉस्ट वो कॉस्टली हो गई, वो एक्सपेंसिव हो गई। उससे ये हुआ कि एक बहुत बड़ा तबका जो है अवाम का वो अचानक से गुर्बत का शिकार हो गया। प्राइवेटाइजेशन gave rise to large scale economic inequalities। प्राइवेटाइजेशन से ये हुआ कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए और जो ज्यादातर आबादी थी वो गुर्बत का शिकार हो गई, बिकॉज सब्सिडीज खत्म हो गई, सेविंग्स लोगों की खत्म हो गई। उससे ये भी हुआ कि जब इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज हो गई तो जाहिर सी बात है जब प्राइवेटाइज हो जाती है तो कीमतें बढ़ गई, क्योंकि जिन लोगों ने वो इंडस्ट्रीज खरीदी थी उन्होंने वो मुनाफा हासिल करने के लिए खरीदी थी। उससे अब वो सब्सिडाइज प्राइवेट प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं वो सस्ते दामों पे लोगों को चीजें फराहम नहीं करती हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है प्रॉफिट हासिल करना, मुनाफा हासिल करना। इसलिए कीमतें बढ़ गई। उससे ये हुआ कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा हो गई सोसाइटी में, बहुत ज्यादा लोग गुर्बत का शिकार हो गए। तो ये अमीरी और गरीबी के जो है ये जो गैप्स, वो रिच पुअर गैप्स बढ़ने लगी वहां पे। इसी तरह से दिस वाज इकोनॉमिक सिस्टम। तो पॉलिटिकली हम देखेंगे कि जिस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम को भी बहुत जल्दबाजी से काम लिया गया इकोनॉमिक सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में, उसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम भी वहां पे जो है वो बहुत ही जल्दबाजी में उससे भी काम लिया गया। नई कॉन्स्टिट्यूशंस इन इन मुल्कों में अब नई कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रेम की गई, नई कॉन्स्टिट्यूशंस लागू की गई, और वो कॉन्स्टिट्यूशंस बहुत जल्दबाजी में फ्रेम की गई और जल्दबाजी में उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया। उससे ये हुआ कि उसमें जो उसके असरात क्या निकलेंगे इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ये नहीं देखा गया कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनमें किस तरह से पावर को बैलेंस किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक इंस्टीट्यूशन में ज्यादा पावर उसको मिल जाए जिससे कि वो फिर जो है वो इतना पावरफुल हो जाए कि वो ताकत का गलत इस्तेमाल करे। तो यही नतीजा वहां पे निकला जब कॉन्स्टिट्यूशन जल्दबाजी में फ्रेम की गई। उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट्स इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई जिससे ये हुआ कि एग्जेक्टिव को ज्यादा पावरफुल बनाया गया, गवर्नमेंट्स को ज्यादा पावर मिल गया, और जो बाकी ऑर्गन्स हैं चाहे लेजिस्लेचर है चाहे जुडिशरी है उनको उतनी ज्यादा पावर्स नहीं दिए गए। उससे ये हुआ कि अक्सर जो गवर्नमेंट्स वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स बन गई। उससे ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट्स जो इक़्तिदार में आ गए वो फिर इक़्तिदार से हटना उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने फिर इक़्तिदार पे साल पे कब्जा किया, और अब उसका ये हाल था कि जुडिशरी उन्हें इस इक़्तिदार से लोगों को आजाद कर सकता था। उस इक़्तिदार से उन हुक्मरान जो थे जिन्होंने कि उन गवर्नमेंट्स पे कब्जा किया था उनको हटाने का एक तरीका था कि आप जुडिशरी का अदलिया की तरफ जाते। लेकिन जुडिशरी को इतने कम पावर दिए गए थे क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ किया गया था। उससे ये था कि जुडिशरी के पास इतने पावर्स नहीं थे कि वो लोगों को एक मतलब इन जो नए उनके हुक्मरान बने थे उनके जुल्म से उनको बचाते, क्योंकि एग्जेक्टिव अथॉरिटेरियन बन गया था, बहुत ही मुतलकुल अनान बन गया था। वो इतने पावरफुल बन गए थे कि वो अपनी मर्जी चला रहे थे, आर्बिट्ररी पावर उनके हाथ में आ गया था। उनको उनको पूछने वाला कोई नहीं था। वहां पे जुडिशरी जो थी दैट वाज नॉट इंडिपेंडेंट। जुडिशरी को भी एग्जेक्टिव ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। जुडिशरी वाज इन द कंट्रोल ऑफ एग्जेक्टिव। इससे ये था कि एग्जेक्टिव से उन्हें कोई जो है वो उन कोई राहत फराहम करने वाला कोई और इदारा नहीं था। इसलिए अक्सर ये देखा गया कि वहां पे जो पॉलिटिकल सिस्टम बन गया वो अथॉरिटेरियन सिस्टम बन गया, वो सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। तो इसलिए इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम जो नया इंट्रोड्यूस किया गया, कैपिटलिस्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, इसी तरह से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां पे इंट्रोड्यूस करने की जो एक बात की गई थी, लेकिन वो जो नया सिस्टम वहां पे आया इट वाज नॉट डेमोक्रेटिक। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको हम कह सकते हाँ भाई ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। बल्कि वहां पे अगर एक हुकूमत ऐसी तब्दील हो गई जिसमें कि लोगों को महसूस हो रहा था कि उनको राइट्स हासिल नहीं है, तो जब जो गवर्नमेंट्स जिन्होंने उस पुरानी गवर्नमेंट को रिप्लेस किया उन गवर्नमेंट्स में भी वो फ्रीडम उन लोगों को मैसर नहीं हुई जिसके लिए उन्होंने ये सारी चीजें की थी, ये सारी कोशिशें की थी, बट दे कुड नॉट गेट एनी रिलीफ। जो नई गवर्नमेंट्स वहां पे बनी वो भी अथॉरिटेरियन थी, वो भी इतनी पावरफुल थी कि उनसे जो है वो छुटकारा हासिल करना लोगों के बस के में नहीं रहा। तो इसका मतलब यह है कि जो ये शॉक थेरेपी, ये टेस्ट जो वहां पे जो एक
नया एक तजुर्बा किया गया था, ये तजुर्बा फायदेमंद साबित नहीं हुआ। ये जो एक और टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज इंडियाज रिलेशनशिप विद फॉर्मर सोवियत यूनियन इन ए बाइपोलर वर्ल्ड। एक यहाँ पे जो ये टॉपिक है वो ये है कि हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात थे फॉर्मर सोवियत यूनियन, मतलब जब सोवियत यूनियन था, जब बाइपोलर वर्ल्ड था, जब बाइपोलरिटी थी, उस वक्त में हिंदुस्तान के ताल्लुकात सोवियत यूनियन के साथ क्या थे जब बाइपोलर वर्ल्ड था। तो in the bipolar world, India had good and cordial relations with all communist states, including Soviet Union. सोवियत यूनियन के साथ साथ जो बाकी भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो कि सोवियत सिस्टम का हिस्सा थे, उनके साथ भी हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे थे, कॉर्डियल ताल्लुकात। ये हमें किस तरह से पता चलेगा? हम कुछ इश्यूज पे बात करेंगे, कुछ फील्ड्स पे बात करेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि उन फील्ड्स में हिंदुस्तान और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात कैसे। पहली बात हम करेंगे पॉलिटिकल, ठीक है, सियासी अगर फील्ड मैदान देखेंगे, वहां पे देखेंगे कि हिंदुस्तान और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात कैसे थे। देखिए, पहली बात, सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडिया स्टैंड्स ऑन कश्मीर यूनियन। हमें मालूम है कि जब कश्मीर के मामले पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई, अनडिक्लेयर्ड वॉर जो थी, तो उस मसले को फिर हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के सामने वो ले गया उसमें। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन में फिर चूंकि हमें मालूम है कि यूनाइटेड नेशन में दो ग्रुप्स थे, एक तो वो था वेस्ट ब्लॉक, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस एंड यूके, और दूसरा ग्रुप था जो कि सोवियत यूनियन का था, ठीक है। तो चूंकि 1954 में पाकिस्तान सीटों का हिस्सा बन गया था, 55 में सेंटो का हिस्सा बन गया था, इसलिए जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स और जो वेस्टर्न ब्लॉक था उसकी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ थी। इसलिए इस मामले में सोवियत यूनियन ने फिर इंडिया को सपोर्ट किया। उससे ये हुआ कि चूंकि वहां पे वीटो पावर का मसला था कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स वहां पे थे, उन सारे 5 परमानेंट मेंबर्स का सपोर्ट अगर मिल जाता पाकिस्तान को, या तब उस मसला जो था, तब हिंदुस्तान के लिए मसले पैदा हो सकते थे। लेकिन उस मामले में हिंदुस्तान को राहत की सांस तब मिली जब सोवियत यूनियन ने कश्मीर के मामले में हिंदुस्तान को सपोर्ट किया। उससे ये हुआ कि वो जो बैलेंस वहां पे, जब क्योंकि किसी भी डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जरूरी है कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सब उस पर मुत्तफिक होने चाहिए। अब लेकिन चूंकि वहां पे ये था कि सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, उसने इंडिया को सपोर्ट किया और उसने वीटो पावर का इस्तेमाल किया कश्मीर के मामले में। उससे ये हुआ कि हिंदुस्तान को एक परमानेंट सपोर्ट मिलता रहा सोवियत यूनियन की तरफ से। तो पॉलिटिकली सोवियत यूनियन ने कश्मीर के इशू पे यूनाइटेड नेशंस में इंडियन जो स्टैंड था, इंडिया का जो मौक़िफ़ था, उसको सपोर्ट किया। इसी तरह से जो बाकी मामलात में भी खासतौर पर जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जब बांग्लादेश वजूद में आ गया, जो वॉर हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, 71 की जंग जो है, 1971 में जो जंग हुई थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, जिसका नतीजा ये निकला कि एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पे आ गया, बांग्लादेश के नाम पे। उस वक्त भी हिंदुस्तान को सोवियत यूनियन की तरफ से सपोर्ट हासिल हुआ। अच्छा, ये तो पॉलिटिकल सपोर्ट था। इकोनॉमिक फील्ड में अगर देखें हम, ठीक है, सोवियत यूनियन एडेड इंडियाज पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड आल्सो एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सोवियत यूनियन तब हिंदुस्तान की मदद को आया जब उसे उस हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर कंपनीज। पब्लिक सेक्टर कंपनीज का मतलब है कि वो कंपनीज जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो सिस्टम था उस दौर में, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर था। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा हिस्सा जो इकोनॉमिक सेक्टर था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, लेकिन इसी तरह से एक हिस्सा ऐसा भी था जो कि प्राइवेट हैंड्स में था। मतलब यहाँ पे प्राइवेट ओनर्स भी थे और गवर्नमेंट कंट्रोल भी था, स्टेट ओनरशिप भी थी। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे कि जो ये जो था आपके जो ये एरोप्लेन वगैरह जो है, ये सिस्टम जो था उस दौर में, ये सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। आपके पास एयर इंडिया था, इंडियन एयरलाइंस थी, और बाकी कोई एयरलाइंस नहीं थी। ये सारा जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। जिस तरह से आप देखते हैं आजकल भी जो रेलवेज है वो अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उसमें कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज थी, जिस तरह से मतलब आप देखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल एक कंपनी थी जिसमें कि आयरन एंड स्टील वगैरह वहां प्रोड्यूस होता था, वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में। इसी तरह से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट की कंपनी थी। इनको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज।
तो ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, इनके एस्टैब्लिश होने में सोवियत यूनियन ने हिंदुस्तान की मदद की थी। और किसी भी टेक्नोलॉजी की जैसे जरूरत पड़ी थी, उसके लिए जो उन्हें पैसा देने की जरूरत पड़ी थी, जाहिर सी बात है जब कोई मुल्क हेल्प करता है तो उसमें वो इट्स ए बिजनेस, उसमें भी पैसों का लेन देन होता है। तो चूंकि उस दौर में हिंदुस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज कम था, फॉरेन एक्सचेंज कम होना मतलब कि वो करेंसी जिसमें कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इंटरनेशनल ट्रेड कुछ करेंसीज में होता है, जैसे डॉलर है, यूरो है, यन है जो जापानीज करेंसी है, ये कुछ करेंसी है जिसमें कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसलिए जब भी आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है तो आपको ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके पास होने चाहिए। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान के पास उस वक्त उतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था, सोवियत यूनियन ने इंडियन करेंसी को ही एक्सेप्ट किया। तो इसका मतलब ये, इसको हम कहेंगे कि एक बहुत बड़ी एक मदद थी हिंदुस्तान की। तो इकोनॉमिकली भी सोवियत यूनियन हिंदुस्तान की मदद को आया। मिलिट्री लेवल पे अगर देखा जाए तो सोवियत यूनियन वाज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन टू इंडिया व्हेन मोस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स शोड रिलक्टेंस। उस दौर में हिंदुस्तान को अगर वेपन्स मिल रहे थे तो वो उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे जो वेपन सप्लायर था वो सोवियत यूनियन, ठीक है, प्रिंसिपल सप्लायर, सबसे बड़ा सप्लायर जो हिंदुस्तान के लिए आर्म्स एंड एमिनेशन का था वो सोवियत यूनियन था। और अगरचे उस दौर में बाकी कंट्रीज हिचकिचा रहे थे या आनाकानी कर रहे थे वेपन्स देने में, लेकिन सोवियत यूनियन केम टू द हेल्प ऑफ इंडिया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज भी वो मिग जो आप सुन रहे होंगे, ऐसे मिग 18, मिग 20 वगैरह, ये सब वो एयर जो है वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि सोवियत यूनियन ने हिंदुस्तान को दिए थे। इसी तरह से इट इवन लॉन्च्ड सेवरल जॉइंट मिलिट्री वेंचर्स विद इंडिया। हिंदुस्तान और सोवियत यूनियन के आपस में उस दौर में बहुत सारी जंगी मशकें भी ये करते थे, मिलिट्री एक्सरसाइज करते थे मिलके, जो है दो मुल्कों की जो फौजें हैं वो मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज करते थे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो, का मतलब ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मिलिट्री रिलेशंस भी थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल्चरल रिलेशंस अगर देखें, इंडियन कल्चर एंड हिंदी मूवीज वर पॉपुलर इन यूएसएसआर। हिंदुस्तान का जो कल्चर है और इंडियन मूवीज जो थी उस दौर में वो यूएसएसआर में देखी जाती थी, डब की जाती थी वो उसमें, और मतलब दोनों मुल्कों के दरमियान कल्चरल एक्सचेंजेस होती थी। इसीलिए हम देखते हैं कि वो जो 70s के दौर की अगर आप मूवीज जो है पुरानी, उसमें अक्सर देखा जाता है कि उस दौर में जो मूवीज बनती थी उसके पीछे एक वो एक थीम भी हुआ करता था। उस दौर में देखते हैं कि उस दौर की जो मूवीज है उसमें अक्सर सोशलिज्म वगैरह को जो है प्रमोट किया जाता है। वो असल में ये था कि सोवियत यूनियन का असर यहाँ की मूवीज पे था। इसी तरह से यहाँ की मूवीज बहुत ऐसी मूवीज भी हैं जहाँ पे वहाँ के जो एक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ की मूवीज में काम किया है। इसी तरह से यहाँ के भी एक्टर्स ने वहाँ पे काम किया होगा, या यहाँ के कल्चरल जो ये थे ग्रुप्स वो वहाँ जाते थे। दोनों मुल्कों के दरमियान कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। यहाँ के आर्टिस्ट वहां जाते थे, वहां के आर्टिस्ट यहाँ जाते थे। तो हम ये देखते हैं कि हर एक फील्ड में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे खासे गहरे ताल्लुकात थे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि सोवियत यूनियन के साथ हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुकात। और हमें ये भी मालूम है कि, और जो आपने पहले भी हमने जब बात की है कि बांग्लादेश वॉर से पहले हिंदुस्तान और सोवियत यूनियन के दरमियान जो 20 years फ्रेंडशिप ट्रीटी भी हुई थी, ठीक है। This is all about the relations between India and Soviet Union.